नमस्ते दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने अभिप्रेरणा और अधिगम वाले चैप्टर के फर्स्ट पार्ट की हमने बात की थी। उसी कड़ी में इस चैप्टर में हम आगे बढ़ते हैं इस दूसरे वीडियो में, और इस वीडियो के साथ हम इस चैप्टर को ख़त्म कर देंगे। इस चैप्टर के बाद एक छोटा चैप्टर और है, उसका नाम है अभिप्रेरणा और अधिगम में योगदान देने वाले कारक। अभिप्रेरणा और अधिगम में योगदान देने वाले कारकों में सिर्फ दो ही कारक उसमें हैं। पहला है व्यक्तिगत कारक और दूसरा है पर्यावरणीय कारक। लेकिन अगले चैप्टर के जो दो टॉपिक है, व्यक्तिगत कारक और पर्यावरणीय कारक में, पर्यावरणीय कारक को हमने इस चैप्टर में ही लास्ट टॉपिक में कवर कर लिया है। तो जो आखिरी वाला टॉपिक आपका है पर्यावरणीय कारक वाला, वो अगले चैप्टर का है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। और व्यक्तिगत कारक जो रहेगा, व्यक्तिगत कारक जो कि 1 या 2 पेज का है, वो आपको PDF के माध्यम से आज प्रदान कर दूंगा। उससे आप नोट कर लीजिए और उसी के साथ उसका हम कल टेस्ट ले लेंगे। तो चलिए इस कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं। हमने बात करी थी अभिप्रेरणा की विशेषताओं के बारे में, तो हम अभिप्रेरणा के प्रकार के बारे में बात करेंगे कि अभिप्रेरणा के प्रकार कौन कौन से। तो शिक्षा मनोविज्ञान में अभिप्रेरणा का महत्वपूर्ण स्थान है। किसी भी काम को करने के लिए मोटिवेशन की ज़रूरत होती है, और उसी मोटिवेशन के सहायता से हम उस कार्य को आसानी से, दक्षता, इफ़िशियंसी के साथ अच्छे तरीके से कम समय में कर सकते हैं। तो विभिन्न शिक्षा मनोवैज्ञानिकों ने इसे वर्गीकृत करने का प्रयास किया है, क्लासीफाई करने का प्रयास किया है। और मैस्लो एक मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने जन्मजात एवं अर्जित मतलब इन्फेंट एंड एक्वायर्ड अभिप्रेरणा की चर्चा की। तो थॉमसन ने प्राकृतिक और कृत्रिम मतलब नेचुरल और आर्टिफिशियल अभिप्रेरक में विभाजित किया। तो कुछ प्रमुख विभाजनों की हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे मैस्लो के अनुसार अभिप्रेरणा के प्रकार। तो मैस्लो ने बताया था जन्मजात और अर्जित अभिप्रेरक। तो क्या होते हैं जन्मजात, क्या होते हैं अर्जित अभिप्रेरक, उसकी बात करेंगे। पहले हम बात करते हैं जन्मजात अभिप्रेरक के बारे में, इन्फेंट या बाय बर्थ। ऐसे अभिप्रेरक को कहते हैं जो बालक में जन्म के समय से ही विद्यमान या मौजूद रहता है, कहीं बाहर से नहीं दिया जाता है। जैसे भूख, प्यास, सेक्स, सुरक्षा की आवश्यकता, नींद आदि, ये सारे क्या है जन्मजात अभिप्रेरक है। दूसरा है अर्जित अभिप्रेरक, जो कि प्राप्त किया जाता है जन्म के बाद, बाय एक्वायर्ड बोल सकते हैं। तो इसके अंतर्गत वे सभी अभिप्रेरक आते हैं जिन्हें व्यक्ति साधारण या वातावरण से अर्जित करता है। आदत, अभिवृत्ति, रुचि, इंटरेस्ट, ढंग, मैनर व्यक्तिगत अभिप्रेरक है। और सामाजिकता, सहानुभूति आदि भी सामाजिक अभिप्रेरणा या अभिप्रेरक कहलाते हैं। उसके बाद हम थॉमसन की बात करेंगे। तो थॉमसन ने क्या बताया था? थॉमसन के अनुसार दो होते हैं, प्राकृतिक और कृत्रिम। आप ध्यान रखेंगे कि मैस्लो के अनुसार होते हैं हमारे पास में जन्मजात और अर्जित, और थॉमसन के अनुसार होते हैं प्राकृतिक और कृत्रिम अभिप्रेरक। प्रकृति प्रदत्त मतलब प्रकृति प्रदत्त से मतलब होता है प्रकृति से प्राप्त, प्रकृति द्वारा अर्जित। प्रकृति प्रदत्त अभिप्रेरक प्राकृतिक अभिप्रेरक कहलाते हैं। जो हमें प्रकृति से मिले हैं वो क्या कहलाएंगे? प्राकृतिक अभिप्रेरक, जो बालक में जन्म के समय से ही उपस्थित होते हैं। भूख, प्यास, नींद, सुरक्षा आदि सब क्या है? प्राकृतिक अभिप्रेरक कहलाते हैं। कृत्रिम अभिप्रेरक जो होते हैं वो होते हैं प्राकृतिक अभिप्रेरक के अतिरिक्त, जो नेचुरल होते हैं उनके अतिरिक्त वह अभिप्रेरक जो वातावरण के प्रभाव से व्यक्ति में उत्पन्न हुआ है। मतलब नेचुरल तो नेचुरल, लेकिन जो नेचुरल के प्रभाव से उत्पन्न हुआ है वो है कृत्रिम अभिप्रेरक। प्राकृतिक अभिप्रेरक की संतुष्टि हो जाने के पश्चात व्यक्ति में सामाजिक प्रतिष्ठा, सामाजिक पहचान आदि की अभिप्रेरणा भी उत्पन्न होती है। तो इस प्रकार से अभिप्रेरणा के प्रकार देखे हमने। मैस्लो के अनुसार जन्मजात और अर्जित, और थॉमसन के अनुसार हमने बात की प्राकृतिक और कृत्रिम अभिप्रेरक। अब हम अगले टॉपिक में बात करेंगे अभिप्रेरणा की प्रविधियों के बारे में, टेक्निक्स ऑफ मोटिवेशन के बारे में। कौन कौन सी टेक्निक हो सकती है? तो अभिप्रेरणा के द्वारा छात्रों के सीखने की क्रिया को तीव्र किया जा सकता है, और ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा छात्रों के अंदर एक ऐसी आंतरिक शक्ति उत्पन्न हो जाती है जिससे वह स्वतः ऑटोमेटिकली सीखने के लिए तत्पर हो जाते हैं। किसी चीज़ को सीखने के लिए उनके मन में लालसा पैदा हो जाती है, लालच पैदा हो जाता है।
इस कारण शिक्षा में अभिप्रेरणा का अति महत्वपूर्ण स्थान है और शिक्षा में इस महत्व को आत्मसात करने के लिए अभिप्रेरणा की बहुत सारी विधियां हैं, जिसकी हम बात करेंगे। टोटल 11 विधियां हैं। पहली है पुरस्कार एवं दंड, रिवार्ड एवं पनिशमेंट। पुरस्कार देना ज़रूरी है और समय समय पर दंड देना भी ज़रूरी है। दूसरा है प्रशंसा एवं निंदा। अगर हम प्रशंसा कर रहे हैं तो उस बालक की निंदा करना भी ज़रूरी है। सफलता में असफलता, सफलता अगर प्राप्त कर रहा है तो उसकी असफलता के बारे में भी उसको ज्ञान होना चाहिए। अगर सफलता मिल रही है तो कभी कभी असफलता का मिलना भी ज़रूरी है, क्योंकि अनुभव के आधार पर वो असफलता को सफलता में परिवर्तित कर सकता है। उसके बाद प्रतियोगिता, सहयोग, कंपटीशन और सहयोग के बारे में उसे पता होना चाहिए। प्रगति का ज्ञान, नॉलेज ऑफ प्रोग्रेस, वो जितना अपने कामों में प्रगति कर रहा है उसका उसे नॉलेज भी होना चाहिए कि उस वाक्य में उसमें परिवर्तन या प्रगति हो रही है, प्रोग्रेस हो रही है। नवीनता, हमेशा नए कामों में, अपने कामों में नवीनता नजर आना चाहिए, नोबिलिटी नजर आना चाहिए। हर काम एक जैसा नज़र नहीं आना चाहिए। आकांक्षा का स्तर, एस्पिरेशन, मन में आकांक्षाएँ होना चाहिए कि हमेशा आकांक्षा को स्तर पर बढ़ोतरी या इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। अवधान एवं रुचि, इंटरेस्ट की बात करेंगे, इंटरेस्ट होना चाहिए किसी काम में। कक्षा का वातावरण, क्लासरूम के एनवायरनमेंट के बारे में अच्छे से भली भांति परिचित होना चाहिए। आवश्यकता ज्ञान, हमें किस चीज़ की आवश्यकता है, हमें किस चीज़ की नीड है, इसके बारे में ज्ञान होना ज़रूरी है। परिचर्चाएँ एवं सम्मेलन, सेमिनार्स और कॉन्फ्रेंस के बारे में ज्ञान होना चाहिए। तो इस प्रकार से ये टेक्निक थी मोटिवेशन की। इसके बाद हम बात करेंगे अभिप्रेरणा की अधिगम प्रक्रिया में भूमिका। अभिप्रेरणा की अधिगम की प्रक्रिया में क्या भूमिका होती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अभिप्रेरणा सीखने की प्रक्रिया और परिणाम दोनों को प्रभावित करती है। अभिप्रेरणा जो होती है वो सीखने की प्रक्रिया मतलब अधिगम और परिणाम दोनों को प्रभावित करती है। अभिप्रेरित शिक्षार्थी सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेता है और उनके सीखने की गति तीव्र भी होती है, जैसा कि मैं पिछले टॉपिक में देखा था, और उनका सीखना भी अपेक्षाकृत अधिक स्थायी होता है। एंडरसन एक मनोवैज्ञानिक थे। एंडरसन ने बताया कि इस तथ्य को बड़े अच्छे ढंग से परिभाषित किया है। उन्होंने बताया कि सीखने की प्रक्रिया सर्वोत्तम रूप से आगे बढ़ेगी अगर वह अभिप्रेरित होगी। सीखने की प्रक्रिया तभी आगे बढ़ सकती है जब व्यक्ति में अभिप्रेरणा जागेगी, अभिप्रेरित होगा किसी काम से या किसी व्यक्ति विशेष से, वो अभिप्रेरित होगा तो ही वो सीखने की प्रक्रिया में आगे बढ़ सकता है। ऐसा मानना था एंडरसन का। और स्किनर के अनुसार था कि अभिप्रेरणा सीखने का राजमार्ग है। मोटिवेशन इज द सुपर हाईवे टू लर्निंग। इस चीज़ को एंडरसन और स्किनर की परिभाषाओं पर ध्यान रखेंगे। उसके बाद हम सभी जानते हैं कि सीखने का उच्चतम लक्ष्य होता है, एक हायर लेवल होता है, अधिकतम निष्पत्ति। ज़्यादा चीज़ सीखेंगे तो नई नई चीज़ें निकल कर हमारे सामने आएगी। मनोवैज्ञानिक वुडवर्थ के अनुसार सीखने की प्रक्रिया द्वारा अधिकतम निष्पत्ति तभी संभव है जब सीखने वालों में सीखने की योग्यता के साथ साथ अभिप्रेरणा भी हो। हमेशा सीखने पर ही ध्यान नहीं देना। सीखने के लिए, जैसा हमने देखा था कि सीखने के लिए अभिप्रेरणा का होना भी ज़रूरी है। बिना अभिप्रेरणा के व्यक्ति सीख तो सकता है लेकिन उतने बेहतर ढंग से सीख नहीं पाएगा जितने बेहतर ढंग से उसे सीखना चाहिए। उसके बाद उन्होंने इस तथ्य को एक समीकरण के द्वारा, इक्वेशन के द्वारा स्पष्ट किया कि निष्पत्ति मतलब अचीवमेंट, जो हम अचीव करते हैं वो किसके बराबर होती है। योग्यता, जो व्यक्ति में एबिलिटी होती है, और अभिप्रेरणा मतलब योग्यता व्यक्ति में पहले से मौजूद है लेकिन अभिप्रेरणा किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा उसको प्राप्त होती है। तो एबिलिटी और मोटिवेशन, योग्यता और अभिप्रेरणा के मिलने से अचीवमेंट, निष्पत्ति की प्राप्ति होती है, कोई चीज़ अचीव की जाती है। उसको ध्यान रखेंगे अच्छे से। उपयुक्त समीकरण से स्पष्ट है कि सीखने वाले में सीखने की जितनी अधिक योग्यता होगी और वो सीखने के लिए जितना अधिक अभिप्रेरित होगा, सीखने की प्रक्रिया का परिणाम उतना ही अच्छा रहेगा। ये चीज़ ध्यान रखें। और अधिक स्थायी भी होगा। अभिप्रेरणा सीखने की प्रक्रिया और परिणाम को किस प्रकार प्रभावित करता है, उसकी बात करते हैं कि किस प्रकार से इसको प्रभावित करती है। पहला है कि अभिप्रेरणा शिक्षार्थी में सीखने के लिए उत्सुकता, क्यूरियोसिटी पैदा करती है, कितने अच्छी तरीके से वो सीख सकते हैं। अभिप्रेरणा व्यक्ति में एक ऐसी ऊर्जा उत्पन्न करती है जो उसे निर्धारित उद्देश्य संबंधी लक्ष्यों की प्राप्ति की ओर अग्रसर करती है। उसे उद्देश्य की प्राप्ति हो उसको आगे बढ़ाती है और उसे निर्धारित उद्देश्य संबंधी लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु आवश्यक कार्य करने की ओर धकेलती है, किसी चीज़ के लिए आगे उसको बढ़ाती है।
फिर अभिप्रेरणा शिक्षार्थी को सीखने के लिए निरंतर क्रियाशील रखती है, हमेशा उसको एक्टिव रखेगी, हमेशा रिएक्टिव रखेगी, कभी उसमें न्यूट्रल वे नज़र नहीं आएगा। इसका कार्य व्यक्ति को क्रिया विशेष करने की धकेलना नहीं होता, मतलब किसी काम के लिए धकेलना ही नहीं होता, बल्कि उसको ऐसी ऊर्जा पैदा करना होता है कि निरंतर हमेशा एक्टिव रहे, क्रियाशील रहे। अभिप्रेरणा के द्वारा शिक्षार्थी अपनी मानसिक योग्यताओं, मेंटल एबिलिटी से कई अधिक उपलब्ध प्राप्त कर सकते हैं। फिर उसके बाद बात करेंगे कि अभिप्रेरणा शिक्षार्थी को वह सब सीखने के लिए क्रियाशील रखती है जिसमें उसकी रुचि नहीं होती है। ज़रूरी नहीं है कि उसे जिस काम में इंटरेस्ट होगा सिर्फ उसी कामों में उसको इंटरेस्ट या क्रियाशील रखेगी, लेकिन जिन कार्यों में शिक्षार्थी को इंटरेस्ट नहीं होता है उन चीज़ों में भी क्या करते हैं, अभिप्रेरणा उसको क्रियाशील, एक्टिव रखती है। जैसे ये शिक्षार्थी की गणित में रुचि नहीं है, उसे गणित मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं है, परंतु इंजीनियर बनने के लिए अभिप्रेरित, उसे मन में पहले ठान रखा मुझे इंजीनियर बनना ही बनना है इंजीनियर, तो गणित की समस्या को हल करने में क्रियाशील रहेगा। वो सोचेगा कि अगर गणित सॉल्व नहीं कर पाया तो मैं कभी इंजीनियर नहीं बन पाऊंगा, इसलिए वो कमज़ोर विषयों में भी अपनी कमांड करने की सोचता है। उसके बाद उपयुक्त तथ्य से जाहिर है कि अभिप्रेरणा विद्यार्थी को सीखने में अवधान रखने में बहुत सहायक होती है, चाहे उसमें से रुचि अथवा ना हो। रुचि हो तो भी उसको अभिप्रेरणा एक मोटिवेशन मिलेगा, और रुचि नहीं है तो भी उसको मोटिवेशन मिलेगा। रुचि के अभाव में अवधान बनाए रखना अभिप्रेरणा की सबसे बड़ी देन है। जो उसका इंटरेस्ट है उसके अभाव में अभिप्रेरणा सबसे बड़ी देन है कि रुचि अगर नहीं है फिर भी उसको अभिप्रेरणा के द्वारा काम करने की ललक है, तो हम कहीं ना कहीं उसको इससे देन समझ सकते हैं, इससे गॉड गिफ्ट समझ सकते हैं। अभिप्रेरित शिक्षार्थी सीखने की प्रक्रिया में तब तक क्रियाशील रहता है ऐसा शिक्षार्थी जो हमेशा अभिप्रेरित है, जिससे अभिप्रेरणा मिलती रही और अभी भी मिल रही है, जब तक कि वह सब सीख नहीं लेता जो उसके उद्देश्य प्राप्ति के लिए आवश्यक हो। हमने पहले देखा था कि शिक्षार्थी जब तक अपने उद्देश्य की प्राप्ति नहीं कर लेता तब तक वह अभिप्रेरणा से बंधा हुआ रहता है। उसके बाद लास्ट है, अभिप्रेरणा के द्वारा शिक्षार्थियों को न केवल विषयों का ज्ञान सरलता से कराया जा सकता है, अपितु कौशल जो स्किल्स है उसका परीक्षण में सरलता से दिया जा सकता है। तो ये हमने बात करी अधिगम प्रक्रिया में जो हमारा अभिप्रेरणा है उसकी अधिगम प्रक्रिया में भूमिका क्या होती है। इसी प्रकार से हम अभिप्रेरणा की ओर बात करेंगे। अभिप्रेरणा की सीखने की प्रक्रिया में क्या भूमिका होती है, अधिगम की प्रक्रिया में क्या भूमिका होती है, उसकी हमने बात करी थी। लेकिन हम बात करेंगे कि अभिप्रेरणा सीखने की प्रक्रिया को किस प्रकार प्रभावित करती है, ये तथ्य कौन कौन से। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अभिप्रेरणा छात्रों में किसी लक्ष्य, किसी गोल के प्रति उत्सुकता पैदा करती है, जैसा कि हमने देखा था, और उनके अंदर एक ऐसी ऊर्जा भर देती है कि अपने लक्ष्य को पाने के लिए क्रियाशील हो जाए। अभिप्रेरणा सीखने के लिए छात्रों को निरंतर सक्रिय रखती है, हमेशा एक्टिव रखती है, और वे अपनी योग्यताओं से अधिक सीख लेते हैं। जितनी उनकी एबिलिटी होती है, जितना वो सीखना होता है उससे ज़्यादा सीख लेते हैं। और उसके बाद अभिप्रेरणा छात्रों को तब तक क्रियाशील रखती है जब तक वो पूरा सीख न ले, तब तक उसको मोटिवेशन, अभिप्रेरणा प्राप्त होते रहती है, जागरूक रखती है, क्रियाशील रखती है, एक्टिव रखती है उसको। अभिप्रेरणा द्वारा केवल विषयों का ज्ञान ही सरलता और सुगमता से नहीं कराया जा सकता, वरना कौशल, स्किल्स का परीक्षण भी सरलतापूर्वक कराया जा सकता है। स्किल्स के बारे में भी डेवलपमेंट होता है, ग्रोथ होती है, वृद्धि होती है। उसके बाद है अभिप्रेरणा द्वारा अच्छी आदतों का निर्माण किया जा सकता है, और अनुशासन को बनाए रखने में, डिसिप्लिन को बनाए रखने में अभिप्रेरणा महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। ये कुछ कारण है जो क्या करता है, प्रेरणा को प्रभावित करते हैं, और निम्नलिखित बिंदुओं में प्रस्तुत हमने किया। उसके बाद हम बात करेंगे अधिगम में निहितार्थ, इम्प्लीकेशंस ऑफ लर्निंग, क्या क्या हो सकते हैं उसके अधिगम हेतु, क्या क्या चीज़, कॉन्सेप्ट, इम्प्लीकेशन कर सकते हैं। पहला है सीखने का उद्देश्य। तो सीखने के उद्देश्य की जानकारी बालक को अभिप्रेरित करती है। कुछ सीखना है तो बालक उसको क्या हो जाएगा, अभिप्रेरित हो जाएगा। जिन विषयों को सीखने का उद्देश्य बालकों को पता होता है वे उसके प्रति सीखने में रुचि दिखाते हैं, और तो शिक्षक को छात्र को उसका शिक्षण उद्देश्य बता देना चाहिए, और शिक्षक को उसका उद्देश्य के बारे में जानकारी दे देना चाहिए कि उसका उद्देश्य क्या है, और उसके उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उसे क्या क्या कार्य करना पड़ेंगे। उसके बाद है परिपक्वता, मैचुरेशन। तो बालकों को कार्य उनकी परिपक्वता को ध्यान में रखकर उनके स्तर का दिया जाए। हम पहले देख चुके कि जो पाठ्यक्रम होना चाहिए वो बालक के मानसिक स्तर के अनुसार होना चाहिए, तो वो अधिक अभिप्रेरित होता है, रुचि रखता है, इंटरेस्ट रखता है,
और औपचारिक अधिगम तभी होगा, फॉर्मल लर्निंग तभी होगा जब बालक शारीरिक, फिजिकल, मानसिक, मेंटल और संवेगात्मक मतलब इमोशनली और सांस्कृतिक कल्चरल रूप से परिपक्व होगा। तीसरा हमारे पास है सीखने की इच्छा। तो बालकों में सीखने के लिए इच्छा शक्ति का होना आवश्यक है। सीखने की गति और क्षमता दोनों ही इच्छा पर निर्भर करते हैं, जिसे प्रेरणा द्वारा बढ़ाया जा सकता है। हमने किसी बच्चे की इच्छा को प्रेरणा द्वारा हम बढ़ा सकते, वृद्धि कर सकते हैं। उसके बाद पुरस्कार एवं दंड, हमने बात करी थी रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट की। तो पुरस्कार एवं दंड आर्थिक हो या शारीरिक, दोनों ही बालक को सीखने के लिए अभिप्रेरित करते हैं। थार्नडाइक, एक मनोवैज्ञानिक, और थॉमसन आदि के अध्ययन से स्पष्ट पता चलता है कि पुरस्कार द्वारा अभिप्रेरित बालक शीघ्र ही सीख लेता है। तो पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं, बालक शीघ्र ही सीख लेता है, परंतु दंड द्वारा सीखा हानिकारक हो सकता है। पुरस्कार देते समय में सावधानी होनी चाहिए कि छोटे एवं सरल कार्यों के लिए पुरस्कार देना लाभदायक नहीं होता, बड़े कार्यों के लिए, जटिल कार्यों के लिए पुरस्कार देना लाभदायक होता है। उसके बाद है आत्म अभिप्रेरणा और आकांक्षा स्तर। परिणामों का ज्ञान, उच्च आकांक्षा और स्पष्ट उद्देश्य विद्यार्थी में आत्म अभिप्रेरणा के लिए प्रोत्साहन कार्य करते हैं। थार्नडाइक, एंजेला, रेली, लेविस, इनके अध्ययन से पता चलता है, इन वैज्ञानिक मनोवैज्ञानिकों का नाम आसानी से आप अलग से नोट कर ले, इन्होंने क्या बताया। पता चलता है कि परिणाम का ज्ञान देकर बालकों को अभिप्रेरित किया जा सकता है। परिणाम का ज्ञान बालकों को जितना जल्द दिया जाए उतना ही अच्छा है। परिणाम क्या होता है, उसे संकल्पना, कॉन्सेप्ट के बारे में बालकों को बताना ज़रूरी है। उसके बाद सीखने की आवश्यकता, नीड ऑफ लर्निंग। किसी विषय का ज्ञान एवं कौशल, किसी भी सब्जेक्ट का जो नॉलेज है, उसकी स्किल्स है एवं प्रशिक्षण अपने में कितना भी उपयोगी क्यों न हो, जब तक वो शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं की संतुष्टि नहीं करता, सिलेबस कितना भी अच्छा क्यों ना हो, ज्ञान कितना भी अच्छा क्यों नहीं, सब जब तक वो संतुष्टि नहीं करेगा, सेटिस्फेक्शन नहीं करता, तब तक शिक्षार्थी उसे सीखने के लिए अभिप्रेरित नहीं होता है। अतः ज्ञान को शिक्षार्थी की आवश्यकता से जोड़ा जाना अति आवश्यक। उसकी जो नीड है उसके अकॉर्डिंग हम सिलेबस को रिप्रेजेंट करेंगे तो वो किसी भी चीज़ को सीखने के लिए जल्दी अभिप्रेरित होगा, उस पर रुचि का विकास होगा। उसके बाद हम बात करेंगे सीखने की प्रतियोगिता, लास्ट जो हमारा कंपटीशन। सीखने की प्रतियोगिता का प्रयोग अभिप्रेरणा के लिए बहुत ही प्रभावकारी रहा है। सीखने की प्रतियोगिता जो होती है उसका प्रयोग करना अभिप्रेरणा के लिए बहुत ही प्रभावकारी रहा है। इन प्रतियोगिताओं से मूलभूत आवश्यकता की पूर्ति होती है, मूलभूत हमारी नीड्स होती है, बेसिक नीड्स होती है, पूर्ति होती है उसकी। व्यक्तिगत प्रतियोगिता की अपेक्षा, इंडिविजुअल कंपटीशन की अपेक्षा समूह प्रतियोगिता, ग्रुप कंपटीशन अधिक लाभदायक है। इससे सहयोगिता की भावना पैदा होती है और एक कॉपरेशन की भावना पैदा होती है। उसके बाद हमने बात करी थी शुरू में कि इस प्रकार से चैप्टर यहाँ पर फिनिश हो गया है, लेकिन अगले चैप्टर में जो हमारे अधिगम में सहयोग देने वाले कारक थे, इसमें व्यक्तिगत पर्यावरणीय कारक था। अब हम इसमें पर्यावरणीय कारकों के बारे में देख रहे हैं और व्यक्तिगत कारकों के लिए अलग से वीडियो आपको मिलता है। तो अधिगम में सहयोग करने वाले पर्यावरणीय कारक कौन कौन से होते हैं, एनवायरमेंटल रीज़न कौन कौन से हो सकते हैं, उसकी बात करते हैं। तो पहला है भौतिक पर्यावरण, मतलब फिजिकल एनवायरनमेंट। शुद्ध वायु, उचित प्रकाश, शांत वातावरण एवं मौसम की अनुकूलता, ये सारी चीज़ें पर्यावरण से संबंधित है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित करती है। इनके अभाव में छात्र शीघ्र थक जाते हैं और इस कारण अधिगम प्रक्रिया बाधित हो जाती है, रुक जाती है, ये रुकावट पैदा हो जाती है। उसके बाद सामाजिक पर्यावरण, सोशल एनवायरनमेंट। यदि परिवार, समाज, समुदाय और विद्यालय आदि सभी स्थानों पर छात्रों को सामाजिक और शैक्षणिक पर्यावरण मिलता है तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया प्रभावी होती है, अन्यथा उसमें बाधा उत्पन्न होने लगती है। फिर हम बात करेंगे समय का। तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया किस समय चलती है, इसका भी प्रभाव अधिगम पर पड़ता है। टाइम का एक अपने इम्पोर्टेंस है, हर समय शिक्षण अधिगम नहीं हो सकता। गर्म देशों में प्रातःकाल एवं ठंडे देशों में दिन का समय पढ़ने पढ़ाने के लिए अनुकूल होता है। इसके विपरीत हम बात करें समय में, इस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसके साथ साथ पढ़ने पढ़ाने के समय अवधि भी इस प्रक्रिया को प्रभावित करती है। छोटे बच्चों के लिए 3 से 4 घंटे की विद्यालय, बड़े बच्चों के लिए अधिकतम 6 घंटे का विद्यालय पर्याप्त होता है। इससे ज़्यादा को उस पर उनकी रुचि नहीं जाग पाती है। इससे अधिक समय अवधि
उबाऊ एवं अरुचिकर होती है, जैसा कि मैंने बताया आपको इंटरेस्ट पैदा नहीं हो पाता है, और अतः अधिगम को गति मिलने का प्रश्न उठता ही नहीं, अधिगम को गति नहीं मिल पाती। लास्ट है थकान एवं विश्राम, फैटिग एंड रेस्ट। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए समय सारणी का बहुत महत्व है। कठिन विषय अल्प समय में ही छात्रों को थका देते हैं, और समय सारणी में इसलिए कठिन विषयों को पहले और सरल विषयों को बाद में स्थान दिया जाता है। कालांशों के बीच जो हमारा टाइम पीरियड होता है, तो बीच में विश्रांति का इंटरवल का भी ध्यान रखा जाए, जिससे थकान का अनुभव न हो। इस प्रकार से हमारा इस चैप्टर का ये टॉपिक ख़त्म हो गया है, और हम इस चैप्टर से में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देख रहे हैं जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े इम्पोर्टेंट है। तो ऐसा मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत जो है ये विलियम मैकडूगल ने दिया था। इस प्रकार से आपको सिंगल लाइन फैक्ट तैयार करना है। अभिप्रेरणा दो प्रकार की होती है, आंतरिक और बाह्य प्रेरणा। बात करें तो एक्सटर्नल इंटरनल। आंतरिक अभिप्रेरणा कहते हैं हम सकारात्मक अभिप्रेरणा, पॉजिटिव मोटिवेशन, पुरस्कार, दंड, प्रशंसा आदि ये बाह्य अभिप्रेरणा के टाइप से। फिर मोटिवेशन शब्द की उत्पत्ति हुई मोटम, जैसे बात करें तो लैटिन भाषा का शब्द है। फिर मनोवैज्ञानिक ने मनुष्य को माना यंत्र कहा गया है। और जन्मजात प्रेरक जो होते, बात करी थी हमने जन्मजात प्रेरक के बारे में, अर्जित प्रेरक के बारे में मैस्लो के अनुसार, और थॉमसन के अनुसार बात करें तो प्राकृतिक और आर्टिफिशियल। तो जन्मजात प्रेरक है भूख, और जन्मजात प्रेरक नहीं है मद व्यसन, आदतें जो होती है शराब पीना, शराब की आदत, मद मतलब शराब। प्राणी के समस्त व्यवहार के पीछे कारक जो होते हैं वो अभिप्रेरणा, बिना अभिप्रेरणा कोई काम अच्छे से नहीं कर सकता। अभिप्रेरणा अधिगम का है सहायक अंग है। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार अभिप्रेरणा चक्र के क्रमिक कदम कौन से हैं? बताया था आपका आवश्यकता, अंतर्निहित, प्रोत्साहन और लक्ष्य। अभिप्रेरणा एक प्रक्रिया है कि संदर्भ में उपयुक्त नहीं है, वह व्यक्ति को अप्रिय स्थिति से दूर रखता है। जो अप्रिय स्थिति होती है उसमें भी इंटरेस्ट एक गलत चीज़ है। अप्रिय स्थिति होगी तो भी मोटिवेशन के थ्रू हम उस स्थिति को प्रिय स्थिति में बदल सकते हैं। इस प्रकार अरुचिकर कार्य को रुचिकर कार्य में परिवर्तित कर सकते हैं। आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चे जो होते हैं के लिए सही नहीं है, हमेशा सफल होता है। ज़रूरी नहीं कि आंतरिक रूप से जो अभिप्रेरित बच्चे होते हैं हमें सफल हो ही जाएंगे, कभी कभी असफल भी हो जाते हैं। फिर आप देखते हैं कि एक बच्चा बुद्धिमान है, जैसे आप वो जैसे अधिक प्रगति कर सके उस तरह उसे अनुप्रेरित करेंगे। बुद्धिमान भी है, ज़रूरी नहीं है कि अभिप्रेरणा मिलेगी तो वो सफल हो ही जाएगा, उसे उचित रूप से अनुप्रेरित करना पड़ेगा। फिर विद्यालयों में विद्यार्थियों को अभिप्रेरित करना उचित है। गहन अध्ययन के द्वारा उनको क्या कर सकते हैं? अभिप्रेरित कर सकते हैं। फिर जन्मजात अभिप्रेरक है, निंद्रा भी अपने आप में क्या है? जन्मजात अभिप्रेरक है। फिर अभिप्रेरणा की व्याख्या जन्मजात मूल प्रवृत्तियों के आधार पर की जा सकती है। मैकडूगल ने का इम्पोर्टेंट फैक्ट है। और कक्षा में शिक्षक के तौर पर निर्धारित कर शाम पट्ट ब्लैक बोर्ड का प्रयोग कर दृष्टांत उदाहरण द्वारा एवं छात्रों की सक्रिय भाग्य द्वारा शिक्षक जो है आप छात्रों को प्रेरित मोटिवेट कर सकते हैं। ब्लैक बोर्ड का अपने इम्पोर्टेंस है। सीखने के लिए अधिकतम रूप से अभिप्रेरित करता है। लक्ष्यों को प्राप्त करने में व्यक्तिगत संतुष्टि, स्टूडेंट की व्यक्तिगत संतुष्टि भी होना चाहिए। उसे कुछ सीखना है, लक्ष्य की प्राप्ति करना है। अगर आप उसके लिए कोई भी चीज़ रुचिकर बना देंगे लेकिन उसका इंटरेस्ट नहीं है तो वो सीख नहीं पाएगा। आंतरिक रूप से अभिप्रेरित जो विद्यार्थी होते हैं उनके लिए बिल्कुल आवश्यकता नहीं है पुरस्कार की। ऐसे बच्चे अपने आप सेटिस्फेक्शन को प्राप्त कर लेते हैं, पुरस्कार की आवश्यकता नहीं होती है। किसी शिक्षक को यदि लगता है कि उसका एक विद्यार्थी जो पहले विषय वस्तु को भली भांति सीख रहा था उसमें स्थिरता आ गई है, तो शिक्षक को ऐसे विद्यार्थी को प्रेरित करना चाहिए, उसे मोटिवेट करना चाहिए कि पहले वाली कंडीशन फिर से आ जाए। फिर सीखने को प्रभावित करने वाले कारक है अनुकरण है, एक दूसरे की प्रेरणा है, प्रशंसा है, तारीफ है, निंदा भी करना ज़रूरी है, प्रतियोगिता कॉम्पिटिशन ज़रूरी। इस प्रकार से सीखने को प्रभावित करने वाले कारक है। प्रेरणा का वही संबंध उपलब्धि से है जो हमारी मोटिवेशन का संबंध अचीवमेंट से, उसी प्रकार अधिगम का बोध से, नॉलेज से है। उत्सुकता परीक्षण जो है वो अभिप्रेरणा का एक घटक है, कंपोनेंट है। और अभिप्रेरणा वर्णित होती है भावात्मक जागृति द्वारा। अभिप्रेरणा एक भावात्मक जागृति जो एक व्यक्ति में जागृत भावना को थ्रू की जाती है। अर्जित प्रेरक का है रुचि। हमने बात करी थी जन्मजात और अर्जित के बारे में। भूख, प्यास, नींद ये सब जन्मजात है, लेकिन रुचि वगैरह, इंटरेस्ट वगैरह सारी चीज़ें ये अर्जित है, जन्म के बाद ये अर्जित की जा सकती है। अभिप्रेरणा के लिए अक्सर प्रयोग किया था आवश्यकता शब्द का। आवश्यकता के बिना अभिप्रेरणा की कल्पना नहीं कर सकते। एक
अभिप्रेरित बालक प्रदर्शित नहीं करता है। उस समूह से अलगाव का गुण, अलगाव मतलब दूरी बनाना, उससे बिछड़ जाना, तो ये गुण प्रदर्शित नहीं करता है। तो इस प्रकार से अभिप्रेरणा और अधिगम के बारे में हमने बात करी। और अगले वाले छोटा चैप्टर अधिगम में योगदान देने वाला कारकों में 2 टॉपिक तो फिर से बताना चाहूँगा, पर्यावरणीय कारक और व्यक्तिगत कारक। पर्यावरणीय कारक को हमने इस चैप्टर में ही कंप्लीट कर लिया है। और इस चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बताया मैंने लास्ट में, ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े महत्वपूर्ण है। आप इसे कृपया अच्छे से देख लें। और इसके बाद जो चैप्टर में एक व्यक्तिगत कारक वाला जो टॉपिक है वो आपको अलग से PDF में आज ही दे दिया जाएगा। आप उसको अच्छे से पढ़ लीजिए। धन्यवाद।